हाय ट्वेल्थीज, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुपर्णा शर्मा है और आज मैं आपकी बिजनेस स्टडीज बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मेरे 5 वीडियोस हैं, प्लीज आप उन्हें गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको कोई भी क्लैरिटी चैप्टर नंबर 1 पे चाहिए तो वो मिल जाएगी। ये वाला जो हमने कोऑर्डिनेशन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट बनाया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। दैट इज फर्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम लोग एक एक करके समझते हैं दोनों में क्या होता है। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने इससे पहले वाली जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने पढ़ा है कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसके 5 फंक्शंस होते हैं। 5 फंक्शंस में उसके आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। 5 हमारे फंक्शंस आते हैं। जो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है इसे ऑल टुगेदर एक अलग फंक्शन की तरह दिखाया गया है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दोज 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बट कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इसेंशियल फंक्शन होता है। मैनेजमेंट का बहुत इसेंशियल फंक्शन होता है। एक मैनेजर को बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं डाइवर्स ग्रुप में। डाइवर्स ग्रुप मीन्स डिफरेंट ग्रुप में। डिफरेंट ग्रुप मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट लोगों में आप एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल से काम करने के लिए, और जब प्रोजेक्ट मिलता है आपकी मैम आपके 5 स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए देती हैं, उसमें से एक आपका ग्रुप लीडर बनता है। ग्रुप लीडर का काम क्या होता है कि सारे प्रोजेक्ट्स को सबसे ले कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन रिपोर्ट बना के आपकी मैम को सबमिट कर दे। सिमिलरली जो एक मैनेजर होता है उसे डाइवर्स ग्रुप से काम लेना पड़ता है ताकि जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव कर ले। जो मैनेजर है उसको सिंक्रोनाइज करनी पड़ती है सारी एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में। इसीलिए बोला जाता है द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities. Synchronizes means combine the activities of the different departments. It is known as coordination. जो कोऑर्डिनेशन होती है एक फोर्स होती है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस को बाइंड करती है। ये एक थ्रेड की तरह होता है। आपके बुक में एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज अ थ्रेड जो कि रन करता है पूरी परचेज से, प्रोडक्शन में, सेल से, फाइनेंस में, ताकि कंटिन्यूटी मिलती रहे आपको ऑर्गेनाइजेशन की। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे बहुत बारी अलग फंक्शन माना जाता है मैनेजमेंट का। जो 5 फंक्शंस होते हैं वो होता ही है, बट कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन का वो कब से शुरू होता है, जब आपका प्लानिंग स्टेज होती है तभी से आपके कोऑर्डिनेशन का जो नींव है वो रख दी जाती है। आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते हैं, जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं तभी आप डिसाइड करते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या रिजल्ट मुझे डिफरेंट डिपार्टमेंट देगा। वो सारे आपके रिजल्ट्स कंबाइन करके आपके कोऑर्डिनेट करके एक रिजल्ट की फॉर्म में आप आगे प्रेजेंट करते हैं। नाउ जो ये प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन का, इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो मैनेजमेंट की जो गोल्स हैं, इंडिविजुअल के जो गोल्स हैं वो कॉमन हो, उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन हो। जिस तरीके से हम इसे अचीव कर रहे हैं ये सिंक्रोनाइज वे में हमें मिले। जो टाइमिंग होती है, जो सीक्वेंस होता है, जो एफर्ट्स होते हैं, जो हम किसी भी काम को करने में लगता है वो मिनिमम हो, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी भी चीज को लेके। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन इज। इट्स अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इसका पार्ट डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेशन के, एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज unrelated or diverse interest into purposeful work activity. It gives a common focus to group efforts to ensure that the performance is as it was planned and scheduled. एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के। सेल्स है, प्रोक्योरमेंट है, परचेज है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर आया, सेल्स डिपार्टमेंट को मार्केट में 1000 यूनिट सेल करने हैं, बट वो इंडिविजुअली अपना परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटीज, उसको 1000 यूनिट परफॉर्म करना है, ये नीचे किसी और डिपार्टमेंट को नहीं पता। दिस इज व्हाट इट इज अ फंक्शन दैट ही इज परफॉर्मिंग एंड ही इज परफॉर्मिंग सोलली। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करते हैं और अगर हमारा कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन में से एक फंक्शन माना जाता है, तो सेल्स को टीम को अगर कुछ सेल करना है, सिमिलरली कोऑर्डिनेशन के बाद में हमें पता चलेगा कि सेल्स टीम को 1000 यूनिट देने हैं, तो ये काम बनता है कि प्रोडक्शन जो कर रहा है, प्रोडक्शन अपना 1000 यूनिट सेल्स टीम को दे और सेल्स टीम आगे इन्हें बेचे। सो
Here the first point says unifies unrelated. Unrelated means sales का अपना काम है, production का अपना काम है, दोनों का अपना अपना काम, that is unrelated. Diverse interest. Diverse interest means sales का काम है sales increase करना, production का काम है production increase करना, दोनों का अलग अलग काम है. Into purposeful work activity. Purposeful work activity क्या मानी जाएगी यहाँ पे कि अगर वो सेल करेगा तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा. That is coordination unifies अनरिलेटेड जो कि आपस में रिलेटेड नहीं होती है, डाइवर्स जो कि फैला हुआ होता है, इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी. सेकंड, it gives a common focus to the group effort to ensure that performance is as it was planned and scheduled. जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेल ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू बढ़ता है. तो आपकी जो सेल्स टीम है और जो आपकी प्रोडक्शन टीम है उन्हें कॉमन फोकस मिल गया. कॉमन फोकस क्या मिला कि उन्हें अपने ग्रुप एफर्ट्स बढ़ाने पड़े ताकि जो उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने प्लान की थी और जो शेड्यूल की थी वो वैसी आ रही है परफॉर्मेंस या नहीं आ रही है. सो कॉमन फोकस मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट, coordination ensures unity of action. The purpose of coordination is to secure unity of action in realization of a common purpose. It acts as a binding force between the departments and ensures that all actions is aimed at achieving the goals of the organization. अगर आपका सेल ज्यादा होगी तो आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा. सो यहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्शन है. यूनिटी ऑफ एक्शन मींस नाउ तो आपका सेल्स डिपार्टमेंट और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन्होंने सिंक में रह के काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि हमारा कॉमन पर्पस क्या है कि अगर मैं प्रोडक्शन कर भी रहा हूँ, प्रोडक्शन में करके रखता जाऊंगा, अगर सेल नहीं होगी देन इट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस. सो आपकी जो कोऑर्डिनेशन होती है एक बाइंडिंग फोर्स होती है. बाइंडिंग फोर्स मींस जो बांधता है डिपार्टमेंट्स को और इंश्योर करता है कि जो एक्शंस हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए हो रहे हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. हम कोऑर्डिनेशन को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं. आपने एक बार कोऑर्डिनेशन करा और उसके बाद छोड़ दिया, ये आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा. आपको ये करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे करना पड़ेगा. कोई भी एक्टिविटी मैनेजमेंट की, हमने मैनेजमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. सिमिलरली कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कोऑर्डिनेशन आपका प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है और कंट्रोलिंग की स्टेज तक जाता है. Next, coordination is all pervasive function. Coordination is required at all levels of management due to the interdependent nature of activities of various departments. In the absence of coordination, there is overlapping, chaos instead of harmony and integration of activities. जो आपकी coordination है वो सारे levels पे workout करता है. अगर आप top management की बात करें वहां भी करता है, middle में भी करता है, lower में भी करता है. अगर आप coordination नहीं करेंगे तो ना आपको पता होगा top management क्या काम कर रही है, middle क्या काम कर रही है, lower क्या काम कर रही है. सब लोग इंडिपेंडेंटली काम करेंगे. तो hence it is said that it is required at all levels of management. इंटरडिपेंडेंट नेचर है इसका, सारे डिपार्टमेंट्स में इंटरडिपेंडेंट नेचर्स है. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी सब लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे, कोई हार्मनी नहीं होगी, कोई इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगा, ना सेल्स को पता होगा क्या प्रोडक्शन चल रहा है, ना प्रोडक्शन को पता होगा क्या मार्केट की एनालिसिस है, ना मार्केटिंग टीम को पता होगा हमने क्या करना है. कोऑर्डिनेशन से सारी की सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिंक में रहती है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप वाला करेगा, मिडिल वाला नहीं करेगा, मिडिल वाला करेगा तो लोअर नहीं करेगा. आपका ये जो फंक्शन है ये मैनेजमेंट के हर लेवल पे परफॉर्म होना होता है. हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, आप लोग स्कूल में हैं, स्कूल में आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट मिलने के बाद में अगर आप लोगों की कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो इंटरडिपेंडेंट होती है, अगर ए आपका जो स्टूडेंट है वो काम करेगा तो उसके बाद बी के पास जाएगा, बी के बाद सी के पास में जाएगा, इसमें भी आपकी कोऑर्डिनेशन लगती है. ए बी सी डी ई जो स्टूडेंट्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, देखेंगे उनके प्रोजेक्ट का क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद में वो प्रोसीड करेंगे. इस सेम तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है वो सब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे इम्प्लाइड होती है. जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को ना देखना पड़ता है कि जो पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो सही तरीके से कैरी आउट हो रही है नहीं हो रही है. अगर कोई आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी है कि परफॉर्मेंस मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, तो क्या वो परफॉर्मेंस बोनस डाउन द लेवल जा रहा है या नहीं जा रहा. सिमिलरली मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या है. मिडिल मैनेजमेंट का काम हमने पहले भी देखा कि जो टॉप लेवल में होते हैं मैनेजर्स एंड जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना. जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले डाउन करी हैं क्या वो नीचे तक कम्युनिकेटेड है या नहीं है. सिमिलरली
जो ऑपरेशन लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, इंश्योर करना कि जो एक्टिविटीज हमने नीचे दी हैं, क्या इज इट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान्स और नो। ऐसा तो नहीं कि जो नीचे लो लेवल के बंदे हैं वो अपने ही लेवल पे काम कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हर किसी ने करनी है। आई से मैनेजर्स के अलावा क्या, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, coordination is a deliberate function. A manager has to coordinate the efforts of different people in conscious and deliberate manner. एक जो मैनेजर है उसको अपने डिपार्टमेंट, एक मैनेजर के अंदर आप मान के चलो 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर 10 लोग क्या कर रहे हैं उसको नहीं पता होगा, हर बंदा इंडिविजुअल लेवल पे काम करेगा जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। तो एक कॉन्शियस एफर्ट है, डेलिब्रेट मैनर में मैनेजर को देखना पड़ता है कि मेरे सारे लोग क्या काम कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि ए टास्क हो गया, बी टास्क हो गया, सी टास्क हो गया कि नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, even where members of department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. अगर 10 लोग हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर और एक मैनेजर है, तो मैनेजर को देखना पड़ता है कि जो सारे लोग हैं क्या वो विलिंगली आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी है या नहीं है। अगर है तो आप लोग उन्हें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन देनी है, उन्हें सही डायरेक्शन पे लेके जाना है। Next point, cooperation in the absence of coordination may lead to wasted efforts. Coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees. कोऑर्डिनेशन हमें करनी होती है, कोऑर्डिनेशन के अलावा हमें कोऑपरेशन भी चाहिए होता है। अगर मेरे पास 3 एम्प्लॉयज है, 3 एम्प्लॉयज में 2 एम्प्लॉयज ऑल टुगेदर डिफरेंट मोड में रहते हैं, आपस में बात भी नहीं करते और एक एम्प्लॉय अच्छा है, वो सबके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए रेडी है, तो जो 2 एम्प्लॉयज हैं जो आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, हो सकता है उनके एफर्ट्स में डुप्लीकेशन आ रही हो सकता है उनके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो रहे हो। तो इसलिए अगर हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑपरेशन नहीं करते अगर लोग, तो वो डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। जो 2 एम्प्लॉयज हैं उसके अंदर डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगी और जो एक एम्प्लॉय जो कोऑपरेट कर रहा है वो बेनिफिट में रहेगा, उसको सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो जाएगा। सो हेंस कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑपरेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, coordination therefore is not a separate function of management but it's a very essence। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे हमने पहले बोला, उसको सेपरेट फंक्शन नहीं माना जाता, इट इज एन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपका फंक्शन से क्वेश्चन आएगा, फंक्शंस में आप 5 ही लिख कर आएंगे और ये आप अलग से इसेंस ऑफ मैनेजमेंट लिख कर आएंगे। लास्ट पॉइंट, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल्स इफेक्टिव तरीके से या एफिशिएंटली अचीव करने हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन करनी ही पड़ेगी। हमने डिस्कस कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम लोगों ने बोला कि हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, लेट अस अंडरस्टैंड द रीजंस हमें कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए होती है, क्या हम कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं कर सकते हैं। देखो, जब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक छोटे लेवल पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन स्केल अप होती जाती है। व्हेन वी से स्केल अप, दैट मींस जो साइज है ऑर्गेनाइजेशन का वो बड़ा होते जाता है। आज 10 लोग हैं, कल 20 होंगे, फिर 50 होंगे, 1000 होंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत वाइड तरीके से ग्रो करती है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि जो हर एम्प्लॉय है उसके एफर्ट्स और जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनको देखा जाए, उन्हें समझा जाए। क्या जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनकी जो वर्क हैबिट्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, जो अप्रोचेस हैं, जो वो काम करना चाह रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ जा रहा है कि उनके इंडिविजुअल गोल की तरफ ही जा रहा है। तो जो कोऑर्डिनेशन होती है वो क्या करता है, इट हार्मोनाइज द इंडिविजुअल गोल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हार्मोनाइज मींस सिंक अप करता है आपके इंडिविजुअल गोल्स को और आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे फाइनेंस हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। हर डिपार्टमेंट का अपना ओन ऑब्जेक्टिव है, अपनी पॉलिसी है, अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग है। सेल्स वाले ने बाहर जाके फील्ड में काम करना है सुबह से शाम तक, वेयरएज एक जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है उसको सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक मिलती है ताकि उसका प्रोडक्शन लॉस ना हो जाए। अब इस तरीके से जब हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी डिपार्टमेंट का अपना काम होता है, अपना वे ऑफ वर्किंग होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनकी ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होता है,
सेल्स वाला बोलेगा मैं सुबह 9 से 6 बाहर रहूंगा ऑफिस के बाहर, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस आऊंगा, लॉग इन करके देन आई विल गो आउट। वेयर एज जो प्रोडक्शन टीम होती है, प्रोडक्शन टीम सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, आधे घंटे की एक लंच ब्रेक मिलती है। तो प्रोडक्शन वाला ये बोल सकते हैं कि सेल्स वाला सारा दिन बाहर क्यों रहता है। सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज स्मॉल एग्जांपल व्हिच आई शेयर फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ जब आपके डिपार्टमेंट्स, आपके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब आप उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करते हो, तब आपको समझ में आता है कि क्या रिक्वायरमेंट है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट तरीके से काम करने की। जो प्रोसेस होता है लिंक करने का, एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, वो हम कोऑर्डिनेशन से अचीव करते हैं। मार्केटिंग टीम मार्केटिंग करने के लिए जब मार्केट जाती है, देन दे कम आउट विद द सर्वे दैट यस 100 units of a particular product is required, which production department, if they generate it, then only they'll be able to make a sale of 100 units. So this is linking the activities, marketing linked with production, production linked with sales, sales linked with revenue. सारा आपस में interlinked activities होती हैं। Hence functional differentiation के लिए भी coordination की बहुत importance होती है। लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है स्पेशलाइजेशन। जो हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको बहुत हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर रखते हैं तो डॉक्टर को एमबीबीएस होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स एमबीबीएस होते हैं। सिमिलरली अगर आप एक लॉयर रखते हैं तो बहुत सारे एलएलबीज रखते हैं। अगर आप एक मैनेजर रखते हैं तो बहुत सारे एमबीएस रखते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपके पास में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। जब आपके पास में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे अराइज होता है, जो 2 लोग क्वालिफाइड हैं, जो 4 लोग क्वालिफाइड हैं, वो अपने लेवल पे हर सिचुएशन को इवेल्युएट करते हैं, जज करते हैं, डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे। अगर एक एमबीए है, एक एमबीए को एक डिसीजन लेना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो अपने लेवल पे सोचेगा और दूसरा एमबीए जो वहां पे इंडिविजुअल होगा वो अपने लेवल पे सोचेगा। सेकेंडली वो लोग किसी से एडवाइस या सजेशंस लेने में बिलीव नहीं करते हैं। दे थिंक इन केस दे आर हैविंग सम स्पेशल क्वालिफिकेशन देन दे आर ओवरऑल। सो जो कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन काम होता है जो कॉन्फ्लिक्ट होता है डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट स्पेशलिस्ट में, उसे खत्म करना। सो कोऑर्डिनेशन क्या करती है, इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह रिकंसाइल करती है हर एक बंदे की अप्रोच, और जो बेस्ट इंटरेस्ट होती है, जो बेस्ट अप्रोच होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए, उसी को यूज करके दे प्रोसीड फर्दर। सो दीज आर द 3 importance of coordination. Now, with this, we have come to an end of chapter number 1. Please go through all the modules, and in case something is required, please do ping me. In case you like my channel, please do subscribe for the new videos. Thanks a ton for your support.